मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, गांधी महाविद्यालय उरई। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन द्वारा निकली एडवर्टाइजमेंट 51 की असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड और एजुकेशन यूजीसी एनटीए नेट एजुकेशन और पीजीटी एजुकेशन की महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज का पहला प्रश्न, सामाजिक कौशल के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, जांच सूची, बी, निर्धारण मापनी, सी, आंकिक मापनी, डी, नियमावली। तो इसका सही उत्तर है डी, नियमावली। सामाजिक कौशल के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नियमावली होती है। सामाजिक कौशल व्यवहार के घटक होते हैं जो किसी व्यक्ति को विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में समझने, सीखने और अनुकूलित व्यवहार करने में मदद करते हैं। आज का दूसरा प्रश्न, विद्यार्थियों के विचारों और अवधारणाओं को स्पष्ट करने की दृष्टि से शिक्षक खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। इसको आकलन की किस पद्धति से जोड़ा जा सकता है? ए, निदानात्मक आकलन, बी, भावी कथनपरक आकलन, सी, निर्माणात्मक आकलन, डी, संकलनात्मक आकलन। तो इसका सही उत्तर है सी, पढ़ाई के दौरान विद्यार्थियों के विचारों की अधिमान प्रगति को जानने, समझने और सुधारने के लिए जो आकलन किया जाता है उसे शिक्षणकालीन या निर्माणात्मक आकलन कहा जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। आज का तीसरा प्रश्न, सूची फर्स्ट में प्रज्ञा सिद्धांतों के नाम दिए गए हैं, जबकि सूची सेकंड में इन सिद्धांतों के प्रतिपादकों को इंगित किया गया है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची वन में है बहुकारक सिद्धांत, ए, बी, बुद्धि संरचना का प्रतिमान, सी, बहुविभाजात्मक प्रज्ञा, डी, भावात्मक प्रज्ञा। सूची सेकंड में है फर्स्ट डैनियल गोलमैन, सेकंड हॉगार्ड गार्डनर, थर्ड एल थर्स्टन, फोर्थ जेपी गिलफोर्ड। अब इनको दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनना है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो पहले देखते हैं बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है। तो बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक एल थर्स्टन है। तो ए के साथ तीसरा जिसमें होगा वो हो सकता है। इसी से ही क्लियर हो जाएगा कि इसका ऑप्शन ये सही है। बुद्धि की संरचना का प्रतिमान जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। बहुविभात्मक प्रज्ञा हॉगार्ड गार्डनर का सिद्धांत है। भावात्मक प्रज्ञा का सिद्धांत डैनियल गोलमैन ने दिया है। आज का चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नीति में समावेशी शिक्षा का इस प्रकार उल्लेख है? दिव्यांगों को सभी स्तरों पर सामान्य लोगों के साथ समान भागीदारी के रूप में समेकित करना, उन्हें सामान्य वृद्धि के लिए तैयार करना और साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन का सामना करने में सक्षम बनाना। ऑप्शन ए, सबके लिए शिक्षा संबंधी वैश्विक घोषणा 1990 है। ऑप्शन बी, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, डी, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना 1974। तो इसका सही उत्तर है सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की धारा 49 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं का विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। इसका मुख्य उद्देश्य शारीरिक एवं मानसिक दिव्यांग बच्चों को सामान्य समुदाय के साथ समर्पित करना, ताकि वे गरिमा एवं आत्मविश्वास के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। फर्स्ट, निःशक्त बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। सेकंड, निःशक्त बच्चों की विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का पुनर्गठन किया जाएगा। थर्ड, निःशक्त बच्चों की शिक्षा के स्वयंसेवी प्रयासों को हर संभव प्रयास से प्रोत्साहित किया जाएगा। आज का पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से उन विशेषताओं को चिन्हित करें जो शोध में एक उत्कृष्ट परिकल्पना से संबंधित है। ए, व्याख्या की सहजता, बी, व्याख्या की सत्यभाषता, सी, अभिधारणात्मक संबंधों को सत्यापित करने में अत्यधिक क्लिष्टता, डी, विद्यमान सिद्धांत से संबंधित नहीं, ई, चरों के प्रतिपादन संबंध को
चरों के प्रतिपादित संबंध को संप्रत्यात्मक स्पष्टता। निम्नांकित विकल्पों से सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए है केवल ए बी सी सही है, ऑप्शन बी है केवल बी सी डी सही है, ऑप्शन सी है केवल सी डी ई सही है, ऑप्शन डी है केवल ए बी और ई सही है। तो यदि हम इन परिकल्पना में देखें तो इसमें अत्यधिक क्लिष्टता शब्द का प्रयोग है सी, इसलिए सी जिसमें नहीं होगा वो होगा। और विद्यमान सिद्धांत से संबंधित नहीं, ये भी गलत है क्योंकि सिद्धांत से संबंधित परिकल्पना हो सकती है। अतः जिसमें सी और डी नहीं है वो है डी ऑप्शन ए बी और ई, क्योंकि परिकल्पना किसी भी शोध प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी समस्या के विश्लेषण और परिभाषीकरण के पश्चात उनमें कारणों तथा कार्य कारण संबंध में पूर्व चिंतन कर लिया गया है। अनुसंधान परिकल्पना की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ए व्याख्या की सहजता, बी व्याख्या की सत्यभाषता, ई चरों में प्रतिपादित संबंधों की संप्रत्यात्मक स्पष्टता। आज का छठवां प्रश्न, एनसीएफ 2005 द्वारा शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन से बदलावों का सुझाव दिया गया है। ए ज्ञान संवितरण से ज्ञान स्वामित्व, बी विषयगत से बहुविषयगत ध्यान केंद्रण, सी अधिगमकर्ता की स्वायत्तता से शिक्षक के निर्देश, डी शिक्षक केंद्रित से अधिगमकर्ता केंद्रित विकल्प, ई कक्षा की चार दीवारी से आसपास और कक्षा से बाहर का क्षेत्र। उक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ए केवल ए बी और ई सही है, बी केवल बी डी ई सही है, सी केवल बी ए सी सही है, डी केवल डी ई ए सही है। तो यदि हम इसको देखें, विकल्पों को देखें, तो इसमें एक जगह अधिगमकर्ता की स्वायत्तता से शिक्षक के निर्देश की ओर दिया गया है, तो ये तो कभी भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस समय विद्यार्थी केंद्रित अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा का ज़माना है। तो जिसमें सी नहीं होगा वो होगा। इसके अलावा इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि ज्ञान संवितरण से ज्ञान स्वामित्व की ओर भी नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान इतना ज़्यादा है कि उस पर पूरी तरह से स्वामित्व एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, उसका संवितरण आवश्यक है। आज का सातवां प्रश्न, किसने यह सुझाव दिया है कि संगठन प्रक्रिया के उपरांत गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। ए एडवर्ड डेमिंग, बी वाल्टर सेवार्ड, सी के प्रहलाद, डी पो का योग। तो इसका सही उत्तर है पो का योग। ये कहता है संगठन प्रक्रिया के उपरांत गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये सिद्धांत मानता है कि यदि संगठन को इतना अच्छा बना दिया जाएगा कि गुणवत्ता अपने आप बेहतर हो जाएगी। आज का आठवां प्रश्न, जब शिक्षण अधिगम सामग्री को ऑफलाइन रूप से प्रस्तुत किया जाता है ताकि अधिगमकर्ता कक्षा के आरंभ होने से पहले विषय वस्तु तक पहुँच सकें तथा अपने उन प्रश्नों समस्याओं को लिख सकें जिन्हें वह कक्षा में पूछ सकें, को क्या कहा जाता है। ए वर्चुअल क्लासरूम, बी गूगल क्लासरूम, सी फ्लिप्ड क्लासरूम, डी ट्रेडिशनल क्लासरूम। तो इसका सही उत्तर है सी फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम या पलटी कक्षा अनुदेशनात्मक रणनीति और ब्लेंडेड लर्निंग का एक प्रकार है। यह अनुदेशनात्मक सामग्री को कक्षा से बाहर उपलब्ध कराकर परंपरागत शिक्षात्मक व्यवस्था को बदलता है। इसमें शिक्षण का उद्देश्य छात्र के पूर्व ज्ञान को दृष्टि में रखते हुए शिक्षण की विधियों, प्रविधियों और व्यूहों की रचना की जाती है। यह शिक्षक छात्र अंतःक्रिया में वृद्धि करता है। आज का नौवां प्रश्न, R.S. दवे द्वारा प्रस्तावित मनोगतिक अनुक्षेत्र के अधिगम के उद्देश्यों के वर्गीकरण में स्वचालित अचेतन रूप से क्रियाकलापों एवं संबंधित प्रवणताओं का रणनीतिक स्तर पर श्रेणी का क्या अर्थ है। ए हेरफेर, बी स्पष्ट अभिव्यक्ति, सी नैसर्गिकता, डी परिशुद्धता। तो इसका सही उत्तर है नैसर्गिकता। डॉक्टर आर दवे ने मनोगतिक अनुक्षेत्र के अंतर्गत 5 कौशलों को स्थान दिया है। एक कौशल के 5 स्तर एक कौशल प्रदर्शन में सक्षमता के विभिन्न डिग्री का प्रतिनिधित्व करते हैं।
यह प्रारंभिक एक्सपोजर से अंतिम निपुणता तक सीखने के चरणों में क्षमता के स्तर को प्रतिबंधित करता है, जिसमें अनुकरण सबसे सरल स्तर और नैसर्गिकता सबसे जटिल स्तर होता है। नैसर्गिकता एक स्वचालित, सहज, अचेतन तरीके से क्रिया करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है, जिसका उपयोग विभिन्न संबंधित प्रवीणताओं की रणनीतिक स्तर की श्रेणियों में किया जाता है। आज का 10वां प्रश्न, दिव्यांगता वर्गीकरण के ICF प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से शामिल किए जाते हैं? ए, कार्य, प्रकार एवं संरचनाएं। बी, जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी या शामिल होना। सी, पर्यावरणीय कारक। डी, दिव्यांगों के लिए बनाई गई नीतियाँ। ई, सरकार से वित्त पोषण। उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। ए ऑप्शन बी, सी और डी। ए ऑप्शन ए, बी, सी ऑप्शन सी, डी, ई, डी ऑप्शन ए, सी, ई। तो इसका सही उत्तर है बी। दिव्यांगता वर्गीकरण की ICF प्रतिमान के अंतर्गत शामिल किए गए तत्व इस प्रकार हैं। ए, कार्य, प्रकार एवं संरचनाएं। बी, जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी या शामिल होना। सी, पर्यावरणीय कारक। आज का 11वां प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन, फ्रायड के प्रतिपादन में इदम व्यक्ति की एक प्रकृतिगत व्यवस्था है तथा यह मनो ऊर्जा का भंडार है। यह सुख सिद्धांत की क्रियाविधि का अनुप्रयोग करता है तथा तनाव निर्मोचन की एक युक्ति है। कथन द्वितीय, सभी रक्षा युक्तियों में 2 गुण होते हैं। वे यथार्थ का निषेध, विकृतीकरण एवं मिथ्याकरण करती हैं तथा ये अचेतन रूप से कार्यशील होती हैं। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों से सही उत्तर चुनें। ए ऑप्शन कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं। बी ऑप्शन कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत हैं। सी ऑप्शन कथन फर्स्ट सत्य है किंतु कथन सेकंड असत्य है। डी ऑप्शन कथन फर्स्ट असत्य है किंतु कथन द्वितीय सही है। तो यदि इन दोनों कथनों को देखा जाए तो दोनों कथन सत्य हैं, अतः ए ऑप्शन कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है। ही सही है क्योंकि फ्रॉड को मनोविश्लेषणवादी माना जाता है। इनके अनुसार व्यक्ति की संरचना में उसके इदम यानी इड, अहम अर्थात ईगो तथा पराहम अर्थात सुपर ईगो को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इस प्रकार इदम का संबंध अचेतन मन से है। वह व्यक्ति की संपूर्ण मनो ऊर्जा का सूचक है तथा इसे भंडार ग्रह कहा जाता है। इदम की व्यवस्था में तनावों को दूर करने के लिए सुख अनुसिद्धांत का अनुपालन किया जाता है। फ्रॉड ने व्यक्ति का अहम अपनी चिंता का निराकरण करने हेतु कई अचेतन युक्तियों का प्रयोग करता है, जिन्हें रक्षा युक्तियों का नाम दिया गया है, डिफेंस मैकेनिज्म का नाम दिया गया है। इन सभी युक्तियों में 2 गुण पाए जाते हैं। प्रथम भी यथार्थ का निषेधीकरण, मिथ्यापन एवं उसके स्वरूप में विकृति लाने में सहायक होता है। द्वितीय वे सर्वदा अचेतन रूप से व्यक्त होती हैं, जिससे व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। उन्होंने 9 रक्षा युक्तियों का इस संबंध में उल्लेख किया है, अतः दिए गए प्रश्न का दोनों कथन सत्य है। आज का 12वां प्रश्न, कतिपय संगठन की प्रक्रिया में बदलाव हेतु आवश्यक कार्यों को इंगित करने वाला स्थान कौन सा है? ए, संगठन को अशीतलीकरण अपनाना चाहिए। बी, बदलाव की प्रथम प्रकार की चिंता में कमी लाई जानी चाहिए। सी, गैर बदलाव की द्वितीय प्रकार की चिंता में वृद्धि लाई जानी चाहिए। डी, सभी नवाचार प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए जिसका परीक्षण किया जा सके। ई, बाधक एवं चालक चरों के विश्लेषण आधारित चर्चा। उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। ए ऑप्शन ए, सी और डी। बी ऑप्शन बी, डी और ई। सी ऑप्शन सी, डी और ई। डी ऑप्शन ए, बी और सी। तो इसका सही उत्तर होगा ए, बी, सी अर्थात डी ऑप्शन। आज का 13वां प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है? ए ऑप्शन नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 45। बी ऑप्शन अनुच्छेद 21B 2002। सी ऑप्शन अनुच्छेद 21A 2009। डी ऑप्शन अनुच्छेद 21A 2002। तो इसका सही उत्तर है डी,
86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत राज्य तथा केंद्र दोनों को प्राथमिक शिक्षा के सभी 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान सुनिश्चित किया। आज का 14वां प्रश्न, गुणवत्ता आश्वासन के लिए एडवर्ड डेमिंग ने निम्नलिखित में क्या किया था? ये ऑप्शन नए दर्शन को स्वीकार करना, बी निरीक्षण पर निर्भरता समाप्त करना, सी खराब कार्य निष्पादन हेतु बाध्य करना, डी कार्य के दौरान प्रशिक्षण दिया जाना, ई भय मुक्ति। उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। ए ऑप्शन ए बी सी डी, बी ऑप्शन बी सी डी ई, सी ऑप्शन ए बी सी ई, डी ऑप्शन ए सी डी ई। तो इसका सही उत्तर है सी ए बी डी ई, क्योंकि खराब कार्य निष्पादन हेतु बाध्य अगर कर देंगे तो गुणवत्ता कभी भी अच्छी नहीं होगी, इसलिए सी हो नहीं सकता। जब सी नहीं है कि तो केवल एक ही ऑप्शन इसमें रहेगा, जो कि ऑप्शन सी सही है, क्योंकि विलियम एडवर्ड डेमिंग ने व्यापक रूप से गुणवत्ता की श्रेणी में अग्नि प्रबंधक विचारक के रूप में स्वीकार किया जाता है। गुणवत्ता आश्वासन विनिर्मित उत्पादों में गलतियां या दोषों को रोकने का और ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते समय समस्याओं से बचने का एक तरीका है, जो कि निम्न है। ए नए दर्शन को स्वीकार करना, बी निरीक्षण पर निर्भरता समाप्त करना, डी कार्य के दौरान प्रशिक्षण दिया जाना, ई भय मुक्ति। आज का 15वां और अंतिम क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए। पहला कथन है, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार करने के लिए शिक्षण अभ्यास के अभ्यर्थियों की शिक्षण की उनकी अभिरुचि के लिए जांच की जाए। कथन द्वितीय है, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा में सुधार करने के लिए अध्यापकों के लिए संकाय सुधार कार्यक्रम को नियमित बनाया जाना चाहिए। उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों से उपयुक्त उत्तर चुनिए। पहला कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। बी कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही नहीं है। सी कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। डी कथन फर्स्ट गलत है किंतु कथन सेकंड सही है। अब अगर हम दोनों कथनों को देखें तो सेकंड कथन में जो लिखा हुआ है संकाय सुधार कार्यक्रम, तो फैकल्टी उसी को कहते हैं जो सेवारत शिक्षक होते हैं, जो जिस विभाग में होते हैं उसी को उनकी फैकल्टी कहा जाता है। तो फैकल्टी कार्यक्रम सेवा पूर्व शिक्षकों के लिए नहीं हो सकता, सेवारत शिक्षकों के लिए ही होता है। इसी कारण पहला कथन सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार करने के लिए शिक्षण व्यवसाय के अभ्यर्थियों की शिक्षण की उनकी अभिरुचि के लिए जांच की जाए बिल्कुल सही है। जबकि द्वितीय कथन सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा में सुधार करने के लिए अध्यापकों के लिए संकाय सुधार कार्यक्रम को नियमित बनाया जाना चाहिए गलत है। अगर यहाँ पर द्वितीय कथन में सेवा पूर्व की जगह सेवारत अध्यापक होता तो बिल्कुल सही हो जाता है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाने के लिए शेयर करिए, यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए, और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।